वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय राय। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेल, और सेल टॉपिक में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और फर्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में बताया था, और वो ऑर्गेनेली था प्लास्टिड, जिसके बारे में मैंने ल्यूकोप्लास्ट तक आपको खत्म किया था। तो उसी ऑर्गेनेली को हम कंटिन्यूअस करते हैं, प्लास्टिड का ही रिमेनिंग पार्ट पढ़ाते हैं, और वह है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लास्टिड बताया था। व्हाट इज प्लास्टिड्स? क्या प्लास्टिड्स इज अ सेल ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर इट इज ऑफ थ्री टाइप: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताया था। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट है क्या? कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो बताएंगे क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है। और कहां पाया जाता है? वेयर इट फाउंड, कहां पाया जाता है? वेयर इट प्रेजेंट। इसकी लोकेशन क्या होगी? मतलब इसकी अगर लोकेशन देखा जाए तो कहां पाया जाता है? तो ये कहां पाया जाता है? इट प्रेजेंट इन अ मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स के मीजोफिल सेल में पाया जाता है। ठीक, तो कहां पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। अब किसी सेल में कितना इसका नंबर क्या होगा? अगर हम हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट में कहां प्रेजेंट होगा? इट प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कहां पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है। मीजोफिल सेल भी दो तरह के होते हैं। कुछ मीजोफिल सेल ऐसे होते हैं जो इस तरह से पिलर लाइक होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पैलिसेड। कुछ मीजोफिल सेल ऐसे होंगे जिस तरह से पिलर लाइक होंगे, लीफ में ही होंगे, एंड वो इस तरह के पिलर लाइक होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैलिसेड सेल। और कुछ मीजोफिल सेल ऐसे होते हैं जो इस तरह से सर्कुलर होते हैं, इसको स्पॉन्जी कहते हैं, स्पॉन्जी सेल कहते हैं। तो ये दोनों मीजोफिल सेल हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मीजोफिल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल। उसके पैलिसेड, ये दो तरह का होता है। कुछ पिलर लाइक होते हैं, उसको पैलिसेड कहते हैं, और कुछ सर्कुलर होता है, उसको स्पॉन्जी सेल कहते हैं। तो दो तरह के होंगे। अब ये क्लोरोप्लास्ट किस प्लांट के अलावा और कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? क्या एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म, सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो जहां से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है, वहां फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ब्लू ग्रीन एल्गी से ही हो गया है। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कहां हो गया? दो तरह का फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस टू टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीजेनिक, और दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी से। ब्लू ग्रीन एल्गी से ही ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? बट ब्लू ग्रीन एल्गी में जो हम फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट से कहां से फोटोसिंथेसिस पे आ गए, कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कहां से हुई? कि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत जो होती है वो बैक्टीरिया से ही हो गई। लेकिन बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो कैसा था? एनऑक्सीजेनिक था। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो होता है वो होता है ऑक्सीजेनिक। मतलब फोटोसिंथेसिस दो तरह का हुआ, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहां होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में। और एनऑक्सीजेनिक कहां होता है? बैक्टीरिया में होता है।
अब इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर कहीं ट्रू फोटो कहीं कोई ऐसा इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस ट्रू है, तो क्या ट्रू फोटोसिंथेसिस कौन सा है? ऑक्सीजेनिक है। ये भी ट्रू है, बट ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ही हम लोग पढ़ते हैं, और इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई? ब्लू ग्रीन एल्गी से ही हो गई, बट ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। ये आपको हम जब पढ़ाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी तब बताएंगे। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ये दो तरह का होता है, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हो गई ब्लू ग्रीन एल्गी में, बट ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम जब ग्रीन एल्गी में आते हैं वहां से हमको क्लोरोप्लास्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ग्रीन एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक हर जगह सबके सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। सबके सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो एल्गी में भी पाया जाएगा, ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा, टेडोफाइटा में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में होगा। मतलब जहां भी फोटोसिंथेसिस होगा वहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है या जो नंबर होता है वो थोड़ा सा वेरिएबल है। किसी सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट हो सकता है? तो किसी सेल के अंदर आपको बताया नंबर, किसी सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट हो सकता है? तो कह सकते हैं कि मिनिमम क्लोरोप्लास्ट किसी सेल के अंदर कितना होगा? कि मिनिमम क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो 1 हो सकता है। मिनिमम तो एक ही हो सकता है, या मैक्सिमम की अगर बात करें तो अप टू 100 हो सकता है। मैक्सिमम 100 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में हो सकता है। तो ये किसी सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट हो सकता है? कि मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम अप टू 100। एंड एवरेज अगर निकालें इसका एवरेज, तो एवरेज जो होता है वो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में हो सकता है। किसी भी हायर प्लांट के अंदर एक सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट हो सकता है? तो क्या एवरेज 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। कभी ये नंबर बढ़ के 100 भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया मिनिमम कितना हो सकता है 1, मैक्सिमम बता दिया कि अप टू 100 हो सकता है, और ऑन एवरेज कितना होता है 20 to 40 होता है। तो ये तो इसका नंबर। इसके बाद आता है इसके शेप पे। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? कि क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है, ये अगर हम हायर प्लांट की बात करें, जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें, तो वहां इसका जो शेप होता है वो होता है डिस्क लाइक होता है। कैसा होता है इसका? हायर प्लांट में इसका जो शेप होता है वो डिस्क लाइक होता है। ठीक, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिस्क लाइक एंड ओवल इन आउटलाइन हो सकता है। क्लियर इसका? लेकिन जब हम लोअर प्लांट में आते हैं तो इसका शेप थोड़ा सा वेरिएबल मिलता है। मतलब हायर प्लांट में इसका शेप कैसा हो गया? डिस्क लाइक और स्फेरिकल और ओवल, इस तरह का इसका शेप हो सकता है। लेकिन जब हम लोअर प्लांट में आते हैं, तो लोअर प्लांट में इसका जो शेप क्या मिलता है? जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लेमाइडोमोनास है, तो क्लेमाइडोमोनास में ये कप लाइक होता है। कैसा होता है? कप लाइक होता है। जैसे स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा में ये रिबन लाइक होता है। जैसे यूलोथ्रिक्स में ये कॉलर लाइक होगा, या इसी को हम गर्डल क्या कहते हैं? गर्डल शेप कह सकते हैं। या जिग्निमा जो होता है, जिग्निमा है, उसमें ये स्टिलेट होता है। क्या होता है? स्टिलेट होता है। तो इसका जो शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो लोअर प्लांट में इसका थोड़ा सा शेप वेरिएबल होगा। क्लेमाइडोमोनास में इसका जो शेप होगा वो कप लाइक होगा, स्पाइरोगायरा में रिबन लाइक होगा, यूलोथ्रिक्स में ये कॉलर लाइक होगा या गर्डल शेप होगा, या जिग्निमा में ये स्टिलेट होगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनिजम्स में किस शेप का होता है। जैसे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ कप लाइक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स, तो आप कहेंगे स्पाइरोगायरा। रिबन लाइक कहाँ पाता है? कप लाइक कहाँ होगा? क्लेमाइडोमोनास। रिबन लाइक कहाँ होगा? स्पाइरोगायरा। या कॉलर लाइक या गर्डल शेप कहाँ पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में। स्टिलेट कहाँ पाया जाता है? जिग्निमा में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया है, नीट में ही पूछा गया है कि उसके शेप के बेसिस पे। तो आपने देखा अभी तक कि लोकेशन कहाँ पाया था? मेसोफिल। हायर प्लांट में कहाँ पाया था? मेसोफिल सेल में पाया जाता है। नंबर मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 100। ऑन एवरेज किसी हायर प्लांट में कितना क्लोरोप्लास्ट हो सकता है? वो 20 से 40 तक हो सकता है। शेप कैसा होता है हायर प्लांट में? डिस्क लाइक होता है, या सर्कुलर या ओवल शेप का हो सकता है। लोअर प्लांट में थोड़ा सा शेप इसका वेरिएबल है। क्लेमाइडोमोनास में कप लाइक का होता है, स्पाइरोगायरा में रिबन लाइक होता है, यूलोथ्रिक्स कॉलर लाइक होता है, और जिग्निमा में स्टिलेट होता है। तो ये इसका शेप हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर
को हम अगर हायर प्लांट में इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर अगर हायर प्लांट में बनाएं तो ये इस तरह का दिखाई देता है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है, मेसोफिल सेल में पाया जाता है। तो ये दो इसके दोनों मेम्ब्रेन है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस बना रहता है जिसको हम प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है, जिसको हम यहाँ स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं, या इसको आउटर चैम्बर भी कह सकते हैं। एंड अब इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत से मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसको हम लैमेली बोल रहे हैं, और वो एक के ऊपर एक स्टॉक्ड होते हैं। तो ये इस तरह से स्टॉक होकर पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल मेम्ब्रेनस होते हैं सब, ये सब एक के ऊपर एक स्टॉक्ड हो जाते हैं इस तरह से एंड मेक अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इस पिलर को हम ग्राना कहते हैं, और इसमें से एक एनवेलप को, एक स्ट्रक्चर को हम थैलेक्वाइड कहते हैं, एक यूनिट को थैलेक्वाइड कहते हैं। इस तरह के बहुत से ग्राना स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। लगभग कितने पाए जाएंगे? 40 to 60 होंगे। अब यहाँ 40 to 60 तो नहीं बना सकते हैं, तो हम आपको समझाने के लिए 4 बना दिए आपको कि ये क्या है, ये ग्राना है। और इस सब के सब ग्राना क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं। जिस मेम्ब्रेन से कनेक्ट होंगे वो भी एक लैमेली है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसकी एक यूनिट को कहते हैं थैलेक्वाइड्स कहते हैं। स्पिलर लाइक स्ट्रक्चर को ग्राना कहते हैं। इसके अलावा इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। डीएनए होगा जो कि सर्कुलर होगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी पाया जाता है, खुद का राइबोसोम्स भी पाया जाता है, जो कि राइबोसोम्स होगा जो कि 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है कि अगर हम हायर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट को देखें तो कैसा होगा कि इन हायर प्लांट द क्लोरोप्लास्ट इज अ सर्कुलर डिस्क शेप, सर्कुलर इन डिस्क शेप होगा, सर्कुलर होगा, ओवल शेप का हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा, उस स्पेस को हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो लगभग 75 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं, और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस भरा रहता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत से मेम्ब्रेन्स होते हैं। हम मेम्ब्रेन को लैमेली बोल रहे हैं, और लैमेली दो तरह की होगी। कुछ लैमेली जो होंगी वो एक के ऊपर एक स्टॉक्ड हो जाती हैं जिसको हम ग्राना कह रहे हैं, और उसकी एक यूनिट को हम थैलेक्वाइड्स कहते हैं। जो लैमेली एक ग्राना को दूसरे ग्राना से कनेक्ट करती है उसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए होगा जो कि सर्कुलर होगा। ये इस ऑर्गेनेली का खुद का डीएनए है, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट होगा क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो लीनियर शेप का होता है और ये सर्कुलर होगा। और इसके अलावा अपना इसके पास खुद का राइबोसोम्स भी होगा, एंड दैट राइबोसोम्स इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स से डिफरेंट होगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होता है वो 80S टाइप का होता है, और ये अपना खुद का राइबोसोम्स है जो इसके पास है, और ये प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो इस पूरा क्लोरोप्लास्ट का अगर फंक्शन देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो होगा वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर आप पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होंगे, फोटोसिंथेसिस
दो पार्ट में होता है, उसका कुछ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं, और उसका कुछ पार्ट इन प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होता है, ग्राना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और जो ग्राना होगा, जो ये जो स्ट्रोमा होगा, इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि फोटोसिंथेसिस, अभी आपको बताएंगे फंक्शन और थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आपको कि फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है, उसके कुछ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है और कुछ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। जो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है उसकी जो साइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट में, वो ग्राना में होती है, इसको इसलिए साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होगा, ग्राना होगा। और जो डार्क रिएक्शन होगा उसके लिए सारे एंजाइम्स उसके स्ट्रोमा में होते हैं, तो उसकी साइट कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होगा, उसके दो अलग अलग जो फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन ग्राना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। इधर क्लियर। तो अब लाइट रिएक्शन के लिए क्या होता है कि सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट चाहिए। तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो सब सारे पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, इसे ग्राना लैमेली में होते हैं और स्ट्रोमा लैमेली में होते हैं। तो जो भी पिगमेंट्स इसके अंदर होंगे वो इसी जगह प्रेजेंट होंगे, या तो पिगमेंट ग्राना लैमेली में होगा या वो पिगमेंट स्ट्रोमा लैमेली में होगा, कोई भी पिगमेंट उसके स्ट्रोमा में नहीं होगा। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और वो जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं उसकी साइट क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होंगी, या तो उसकी ग्राना लैमेली में होगा या स्ट्रोमा लैमेली में होगा। इधर क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब अगला फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट का अभी आपको मैंने फंक्शन बताया फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताया कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्या फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जो जिसमें ऑल द ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल होगा, वाटर होगा, मतलब जो प्लांट होगा वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और सॉइल से वाटर लेगा, और इसको इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना देगा, अपना फूड बना लेगा, और साथ साथ बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन इन विच all the green plant make their own food in presence of sunlight and chlorophyll by using the inorganic raw material carbon dioxide and water, and during this process the plant make their own food, not only make their own food, it release oxygen as a byproduct। तो अगर आपसे लिखा जाए कि पूछा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस is an anabolic reaction in which all the green plant make their own food in presence of sunlight and chlorophylls by using the raw material, by using the inorganic raw material carbon dioxide and water. During this process oxygen released as a बाई प्रोडक्ट। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के रिलीज के बेसिस पे फोटोसिंथेसिस दो तरह का हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस सारे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, तो इस ऑक्सीजन के बेसिस पे दो तरह का हो जाएगा, ऑक्सीजेनिक एंड एन ऑक्सीजेनिक।
ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा और एनऑक्सीजेनिक जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ब्लू ग्रीन एल्गी से हुई, बट ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन वो सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो अब आप देखिए फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन बता दिया आपको। फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में कहाँ होता है? ग्राना में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये आपको डायग्राम में दिखाया था आपको। अब सपोज करिए कि ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इसमें क्या होगा? इन कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, और प्लांट अपना फूड बना रहा है। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, सनलाइट, क्लोरोफिल्स। तो इसमें क्या होगा? ये जो लाइट है इसकी जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको क्लोरोफिल क्या करते हैं? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या होगा? इसकी जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और उस जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये वाटर जो होता है वो स्प्लिट करता है। यहाँ से जब स्प्लिट होता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, वाटर से निकलेगा। और ये जो हाइड्रोजन होता है ना, उसको एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, इसका नाम होता है NADP। ये इसको ट्रैप कर लेता है और बन जाता है NADPH2 बन जाता है। और फिर ये NADPH2 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, जिससे ये रिड्यूस होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो फोटोसिंथेसिस में इस वाटर का क्या हो जाता है? फोटो ऑक्सीडेशन होता है और इसका रिडक्शन होता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वाटर से रिलीज होता है, और फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब आपको फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज होते हैं? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है एज ए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, वाटर यूज होता है एज ए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ठीक। और ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल्स प्लांट अपना फूड बना लेते हैं, जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए ये जो सनलाइट है इसमें एनर्जी है, रेडिएंट फॉर्म के एनर्जी है, और एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है। और एनर्जी को क्या करता है? पूरा इस अर्थ में एनर्जी का केवल कन्वर्जन ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो रेडिएंट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो रेडिएंट एनर्जी है लाइट के अंदर, उसको क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, और ट्रैप करके क्या किया? इस एनर्जी को एक एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ATP। तो जो सन की एनर्जी थी वो कहाँ आ गई? ATP में आ गई। उसके बाद क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये वाटर क्या होता है? स्प्लिट होता है। जब ये स्प्लिट होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। जो ऑक्सीजन यहाँ होता है वो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से निकलता है? वाटर से निकलता है। उसके बाद इस हाइड्रोजन का क्या होगा? एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। उसको क्या कर लेता है? उस हाइड्रोजन एक्सेप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा वो, उसका नाम क्या है? NADP। वो इसको ट्रैप कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगा? NADPH2 बन जाएगा। फिर ये NADPH2 अपना हाइड्रोजन किसको दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या होता है? फोटो ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। इसको ऐसे समझिए कि फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये रिएक्शन याद रखिएगा दो फेज में होगा, कुछ फेज लाइट के प्रेजेंस में होगा और कुछ फेज डार्क इन एब्सेंस ऑफ लाइट होगा। जो लाइट के प्रेजेंस में होगा उसको लाइट रिएक्शन, या जो लाइट के एब्सेंस में होगा उसे डार्क रिएक्शन। इसको अगर ऐसे समझिए कि सपोज करो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में ये मान लो कि ग्राना है और ये मान लो कि स्ट्रोमा है, ठीक। ये ग्राना और ये स्ट्रोमा है। तो जो ग्राना होगा उसमें क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा,
ये ग्राना है और इसमें लाइट रिएक्शन होगा, और ये मान लो स्ट्रोमा है और यहाँ डार्क रिएक्शन होगा, तो यहाँ लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन, और यहाँ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसको क्या मान लेते हैं, ये ग्राना है और ये क्या है, स्ट्रोमा है। ये पूरा ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट है। अब ये सन है, यहाँ से लाइट आती है रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में, तो इसको ग्राना में प्रेजेंट जो पिगमेंट्स होते हैं उसे ट्रैप करेंगे। जब ट्रैप करेंगे तो इसकी एनर्जी कहाँ होगी, जो सन की जो एनर्जी होगी यहाँ इसमें जो पिगमेंट्स होंगे उसे ट्रैप करेंगे, और ट्रैप करने के बाद क्या करते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ करेंगे, और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी के एक दूसरे फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में यूज़ कर देंगे। दूसरा क्या होगा, ग्राना में एक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज होता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये भी स्प्लिट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये भी स्प्लिट करता है। जब ये स्प्लिट करता है तो यहाँ से ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, इसका नाम होता है NADP। ये NADP उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, NADPH2 बना लेगा। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो गया, लाइट रिएक्शन में हुआ कि जो रेडिएंट एनर्जी सन की है उसको ग्राना में प्रेजेंट पिगमेंट्स ने क्या किया, ट्रैप किया, और उस एनर्जी को एक दूसरे एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एटीपी में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो वाटर होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्प्लिट हुआ। जब वाटर स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, और जो हाइड्रोजन था उसको एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है जिसका नाम है NADP, वो उसने क्या किया, उस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया जिससे बन गया NADPH2। अब क्या होगा, अब इस ATP और NADPH2 का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। जब कार्बन ये रिएक्शन कहाँ होगा, ये स्ट्रोमा में होगा। जब ये रिड्यूस होगा तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ATP। जब ATP एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ब्रेक होगा और बन जाएगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसको और क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करेगा, NADPH2। ये कब बना था, लाइट रिएक्शन में बना था। ठीक, तो हाइड्रोजन देके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये रिएक्शन होता है ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये रिएक्शंस होता है जिसमें लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है आपको बता दिया, डार्क रिएक्शन में क्या होगा। लाइट रिएक्शन में सन एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा, वाटर का सोलर एनर्जी को क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा, जिससे ATP बनेगा, और वाटर का फोटोलिसिस होगा जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका नाम होगा NADPH2, ये बनेगा। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, इन्हीं दोनों का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, बट ऐसा नहीं है कि रात में होता है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और उसके जो फेज में दो अलग अलग जो फेज होता है ये बता दिया आपको। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन से आने वाली जो लाइट्स है, जो रेडिएंट एनर्जी है, उसमें कई कलर हैं, 7 कलर होते हैं। उसमें वो क्या करता है, ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही आपकी आंखों में पड़ता है और वही कलर आपको दिखाई देता है। तो जो क्लोरोफिल है, इसी वजह से जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट में प्रेजेंट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट कर देता है तो इस वजह से लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। अब आप समझिए कि इस क्लोरोप्लास्ट में कितने तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट में 3 तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो पिगमेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे वो 3 टाइप के होंगे। एक उसको होगा क्लोरोफिल्स। दूसरा जो पिगमेंट्स होगा वो होगा कैरोटिनॉइड्स, और जो तीसरा पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा फाइकोबिलिन्स। तो 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट होता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, वाटर, एंड सॉल्युबल इन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। मतलब ये जो क्लोरोफिल होगा वो एक मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट है जो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, उसमें ये सॉल्युबल होगा, और ये डिफरेंट टाइप का होता है।
डिफरेंट टाइप में, जैसे क्लोरोफिल ए, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए जो होता है इसका जो फार्मूला होगा CYP55S72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है। उसी तरह से एक दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, इसका फार्मूला होता है C55S70O6N4Mg। इसके बाद एक होता है क्लोरोफिल सी होता है, ये होता है C35H32O5N4Mg, ये जो होता है वो क्लोरोफिल सी का फॉर्मूला होता है। फिर होता है क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी जो होता है वो C54S72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल डी का फॉर्मूला होता है, ये क्लोरोफिल डी का फॉर्मूला होता है O6N4Mg। तो ये क्लोरोफिल्स होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल, एक और क्लोरोफिल होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल ई, जिसमें से क्लोरोफिल ए जो होता है ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स होता है, ये इट प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स, जो भी फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स होते हैं सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। लेकिन बी सी डी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो बी होता है इट प्रेजेंट इन ऑल द, इन हायर प्लांट इट प्रेजेंट अलॉन्ग विथ ए के बारे में बताया कि ए इज द क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, इट प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड, सारे फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड में ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड, तो क्योंकि ये जो प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट है ना, इसी को एल्गी में अलग अलग नाम से जाते हैं, कहीं इसका नाम क्रोमोप्लास्ट है, कहीं इसका नाम फियोप्लास्ट है, कहीं इसका नाम रोडोप्लास्ट है। तो एल्गी के साथ में ही एक ये समस्या होता है जिसपे क्लोरोफिल ए जो होगा वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन बी सी डी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। बी के साथ क्या है, इन हायर प्लांट बी प्रेजेंट अलॉन्ग विथ ए, हायर प्लांट जो जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें बी ए के साथ प्रेजेंट होगा। बट इन लोअर प्लांट लाइक एल्गी, इन प्लेस ऑफ बी कहीं कहीं सी हो जाता है या डी हो जाता है या ई आ जाता है। मतलब एल्गी में क्या होता है कि किसी किसी एल्गी में बी नहीं होता है और बी की जगह क्या हो जाता है, सी डी या ई हो जाता है। बी सी या तो सी आ जाएगा या डी आ जाएगा या ई आ जाएगा। अब समझिए, ध्यान से सुनिए कि अगर कोई क्लोरोप्लास्ट है जिसमें अगर कोई प्लास्टिड है और वो फोटोसिंथेटिक है, अगर कोई प्लास्टिड है और वो फोटोसिंथेटिक है तो इसमें क्लोरोफिल ए भी होगा और वो बी भी होगा। अगर क्लोरोफिल ए हो और बी हो, ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन अगर कोई प्लास्टिड ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है बट बी एब्सेंट हो गया है, अगर कोई प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल ए है और बी एब्सेंट हो गया है और बी की जगह या तो सी हो गया है या डी हो गया है या ई आ गया है, तो अभी भी वो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ही होगा। लेकिन अब उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। और उस क्रोमैटोफोर को या तो फियोप्लास्ट कहते हैं या रोडोप्लास्ट कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम से जानते हैं। दैट क्लियर। तो क्रोमैटोफोर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्लास्टिड, ऐसा फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल ए है बट बी की जगह या तो सी है या डी है या ई है, बी वहां एब्सेंट है। लेकिन अगर कोई ए और बी दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लियर। तो आपसे अगर पूछा है व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस में। अब कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स जो होता है ये फैट डेरिवेटिव पिगमेंट्स होता है, फैट डेरिवेटिव पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स होता है और ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है। कैरोटीनॉइड्स जो होता है ये फैट डेरिवेटिव पिगमेंट्स होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। और ये दो तरह का ये भी होता है, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जैंथोफिल्स। जो कैरोटीन होता है और जैंथोफिल में सिर्फ अंतर क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होगा। ये तीन तरह का होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक। C40H56, इसका क्या होगा, C40H56O2। मतलब इन दोनों में डिफरेंस यही है, ऑक्सीजन का डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये क्या होता है, मोर देन 70 टाइप का होता है। तो जो ये जो कैरोटीन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और जेंथोफिल्स जो होते हैं वो मोर देन 70 टाइप का होता है। और फाइकोबिलिन्स क्या होता है, व्हाट डू मीन फाइकोबिलिन्स, क्या फाइकोबिलिन्स इज अ प्रोटनेसियस पिगमेंट है।
फाइकोबिलेंस एक प्रोटीनेशियस पिगमेंट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का नाम बताइए, तो क्या होगा? फाइकोबिलेंस। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आर फाइकोएरिथ्रिन और ये होता है सी फाइकोसाइनिन। आर फाइकोएरिथ्रिन जो होता है रेड कलर देता है और सी फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर का देता है। तो ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होगा। ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होगा। एंड टू टाइप का होता है, एक होता है आर फाइको एरिथ्रीन जो रेड कलर देगा और दूसरा होगा सी फाइको साइनिन जो ब्लू कलर का देता है। और ये कहां पाया जाता है? ये जा पाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक जो आर फाइकोएरिथ्रिन होता है जो रेड एल्गी में पाया जाता है और सी फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, मतलब स्पेशली ये एल्गी में पाया जाता है। क्लियर? तो ये पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जिसमें हायर प्लांट में क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड्स होगा और जो लोअर प्लांट्स होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, कैरोटीनॉइड्स होगा और फाइकोबिलिन्स भी पाया जाएगा। तो ये ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को? थैंक यू।